अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे क्रिकेटर जिन्हें आपने बहुत शोहरत दी, मोहब्बत दी, इज्जत दी, जिन्होंने टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में बार बार बहुत बड़ी भूमिका अदा की। प्लीज वेलकम क्रिकेट के सुपरस्टार मोहम्मद शमी। और आपकी अदालत में आज के हमारे जज भी बहुत स्पेशल हैं। इन्हें आपने टीवी पर इंटरनेशनल अंपायर के तौर पर देखा है। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचेस में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड इनका है। प्लीज वेलकम अंपायर अनिल चौधरी। कार्रवाई शुरू कीजिए, लेट्स प्ले। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम मोहम्मद शमी पर। आपकी अदालत में स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर आरोप है कि ये अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। मोहम्मद शमी, आपने एक गांव में, देहात में, फार्म हाउस पे एक अपनी अलग दुनिया क्रिएट कर ली है। पिच भी मेरी, प्लेयर भी मेरे, मैं और मेरी तन्हाई। कभी बैटिंग करते हैं, कभी बॉलिंग करते हैं। मैं ऐसी जगह पर पैदा हुआ हूँ कि मुझे वहाँ से मौका मिला है। उस जगह धरती से मैं जहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ, वहाँ पे मुझे अपना नाम कमाने का मौका मिला है। अकेला तो क्या, फैमिली चाहिए और क्या चाहिए। बाहर की दुनिया के रंग से मतलब नहीं है। अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, अपने खाना पीना, वहीं पे रहना सुबह से शाम तक अच्छा लगता है। फिटनेस का अलग अंदाज आपने क्रिएट किया है। नंगे पैर मिट्टी में दौड़ते हैं, कहते हैं घोड़े की तरह दौड़ना है मुझे। देखो, गधा मजदूरी का तो काम है, तो करना तो पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ का वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आप जो है उसमें ही आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो देसी ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता कि अभी तक फेल हुई है और अभी तक कल्चर गया है, तो वो चल रही है। अगर रिकॉर्ड्स देखेंगे आप, तो मुझे लगता है कि विलेज के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं अभी तक कंपेयर टू सिटीज़, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं सिटी वाले। अब मैंने वो मिक्स और मैच किया है दोनों का कि हाँ, जिम का सेटअप जो मुझे क्रिकेट में चाहिए, मैं वहाँ पे जिम सेट किया है। लेकिन आउटडोर के लिए मैंने जो वो खेत हैं, जो आपने वीडियो देखी है या जहाँ से भी आपने देखा है, वो एक अलग ही पावर जनरेट करता है। जो दूसरे क्रिकेट स्टार्स हैं, किसी ने लंदन में घर बनाया, किसी ने दुबई में घर बनाया, किसी ने मुंबई में, और शमी को ये अमरोहा का गांव ही मिला था घर बनाने के लिए। गरीब आदमी, उतना पैसा नहीं है। जितना मिला उतने में खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात, जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ आपने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ से आप निकल कर बड़े हुए हैं, जहाँ से इतना नाम मिला है, क्यों ही छोड़ना उस जगह को। अच्छा, जो पूरी क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है, मैंने सुना है कि इस तरह से होती है कि पिच के पीछे, विकेट के पीछे एक चारपाई खड़ी कर देते हैं ताकि गेंद खेतों में न चली जाए। वो हाँ, पहले था ऐसा, क्योंकि जो मेरा दादा का जो मैंगो गार्डन था, उसके पास में भाई लोग ने मिलके, सब ने, ये लोग जब खेलते थे तो पिच बनाया था वहाँ पे सब। तो वहाँ पे एक कंक्रीट वाला भी था जो हमने अपनी बड़ी मेहनत से बनाया था, हाफ कंक्रीट था। तो अब प्लास्टिक की बॉल उस पर या टेनिस बॉल उस पर बहुत तेज़ जाती थी। तो और सबसे बड़ी परेशानी ये थी, उससे थोड़े से डिस्टेंस पे वो कांटे वाले पेड़ थे, वो नागफनी वाले। तो उससे रोकने के लिए हम वो पलंग लगाते थे। तो वहाँ पे जब छोटे थे तो वो चल रहा था,
लेकिन जब हम बड़े हुए, हमारी स्पीड बढ़ी हुई, तो फिर नेट का सहारा लेना पड़ा। 3 भाई हैं और तीनों भाई फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। क्योंकि पापा थे ना, पापा भी फास्ट बॉलर थे, तो वो हमारे ब्लड में ऐसा है कि जो बॉल पकड़ता है वो सबसे पहले बॉल ही पकड़ता है और तेज़ी फेंकने को देखता है। क्योंकि आप जब जो देखते हैं वही करते हैं हमेशा। आपके भाई बता रहे थे कि वो एक मैच में आपको ले गया क्योंकि एक प्लेयर कम पड़ गया था और छोटी उम्र थी, पिताजी ने मना भी किया था भाई इनको मत ले जाओ ऐसे मैच में, और फिर ये भी कहा था कि कम से कम बैटिंग मत करवाना, और वो भी करवा तो ओपनिंग मत करवाना। लेकिन शमी ने ओपनिंग की, बैटिंग की और खूब छक्के मारे। सर डर तो बहुत था, कभी खेला नहीं था ड्यूस बॉल से, ड्यूक्स की बॉल से कभी मैं मतलब प्रैक्टिस भी नहीं की थी। टेनिस बॉल खेलता था, इन लोगों ने देखा होगा कि हाँ मारता है तो ले चलो, ले गए उठा के वहाँ पे। तो पहले तो ये कॉन्फिडेंस दिया था कि जो मुझे पता था कि हाँ मुझे लेकर जा रहे हैं, मुझे फील्डिंग करनी है और थोड़ी सी बॉल डाल दूँगा। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करके आ गए, बोले बैट करो। वहाँ पे ले गए, जब खड़ा कर दिया तो कुछ नहीं, पापा से बहस हुई थोड़ा। एक एडवाइस अच्छी दी थी कि लाइन छोड़ देना बॉल की, बॉडी पे नहीं खाना है। पहला बॉल लगा, फिर लगता ही चला गया, पता चला 11-12 ओवर में 100 बना के आ गया अपना। पता ही नहीं चला। और उसके बाद में फिर मौका मिलने लगा मैच खेलने का। फिर तो डिमांड हो गई ना, क्योंकि आप पहली बार जब आप ऐसा कर देते तो फिर डिमांड में आगे बोले नहीं ये पीछे से नहीं आगे से खेलने वाला बल्लेबाज है। बट जो मैंने स्टार्ट किया था लोकल में, जो लोग मुझे जानते थे, मैं पहले बैटिंग ही करता था। बॉलिंग तो मैंने बाद में शुरू किया है, लेकिन हाँ जब बॉलिंग शुरू किया है तो पहले ही दिन से ही तेज़ फेंका है। तो ट्राई वही था कि फास्ट बॉलिंग है और वही करनी है। अभी भी हमने आपकी बैटिंग देखी है, 2 बार तो 50 लगा ही चुके हैं आप, और अभी रिसेंटली एक मैच में तो आप और बुमराह खेले जा रहे थे, आउट नहीं हो रहे थे। बड़ा कम मौका मिलता है ऐसा, क्योंकि जब हमारा नंबर आता है तो शायद सर से ऊपर हो जाता है पानी, या फिर ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे रन की। लेकिन हाँ 250, वो भी इंग्लैंड में, यार मेरा तो हर आदमी का ड्रीम होता है कि इंग्लैंड में 50 बनाऊँ, मेरे हैं। शमी, आप अमरोहा में रहते हैं, मुरादाबाद में रहते हैं, ये वो एरियाज हैं जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की टीम में कभी चांस नहीं मिला आपको? सर एक लंबी स्टोरी है। ट्राई किया था लेकिन शायद उनको मेरा स्किल पसंद नहीं आया, तो सोचा कहीं और आजमाया जाए। तो कलकत्ता मूव हुआ। वहाँ पे लीग सिस्टम है, वहाँ पे आपको लीग के मैचेस खेलने को मिलते हैं, परफॉर्मेंस करने का आपको टाइम मिलता है थोड़ा। तो 2-3 साल के बाद जब वहाँ पे परफॉर्म किया, 9-10 मैच में 40 विकेट ऐसे करके, तब उन्होंने कैंप में लिया। और वो रूल भी अच्छा है कि आप 4-5 साल क्लब खेलो, उसके बाद आप जब लोकल की तरह आप बिहेव करते हैं तो वो फिर कैंप में आते हैं, कैंप में परफॉर्म करो तो टीम में आते हैं। तो वो सिस्टम के हिसाब से फिर कलकत्ता मूव हुआ, तो वहीं से शुरू किया। कलकत्ता में आपको सौरव गांगुली ने देख लिया बॉलिंग करते हुए? नहीं, पहले जब मैं गया तो मेरा जानने वाला कोई था ही नहीं इवन कलकत्ता में। तो मुझे ये नहीं पता था वहाँ जो हम लोग चना खाते हैं तो वहाँ घुगनी बोलते हैं। अब वो सामने रखी है तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने इसके साथ तो हम तो चावल खाते हैं या कुछ रोटी खाते हैं, और टोस्ट रखा था वहाँ पे। मैंने पड़ोस वाला कह रहा भाई खा क्यों नहीं? मैं खाऊँ किस चीज़ से, कुछ है नहीं मेरे पास, रोटी आने दो, राइस आने दो। तो बोले नहीं जो कुछ है यही है, खा लो। तो वो सूखा चना खा लिया फिर। और रहते कहाँ थे वहाँ? पहले 15-20 दिन तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, क्योंकि एक CCFC करके क्लब है, तो वहाँ पे जो रात को पार्टी वार्टी चलती है उसका ऐसे ही एक हॉल था, तो वहाँ पे सोफ़े लगे हुए थे, उधर ही सो जाते थे। पहले 10-12 दिन तो ऐसे ही हम लोगों ने स्पेंड किया टाइम, 3-4 लड़के थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ हम कुछ करते हैं रहने का, तो भी कोई ख़ास नहीं हो पाया। बट एक रूम मिल गया था हम 3-4 लड़कों को, तो पहले 2 साल ऐसे किए। फिर एक बड़ा क्लब साइन करने का मौका मिला, जब 2 साल परफॉर्म किया, उन्होंने अपनी मैच में ही डाल दिया ले जाके मुझे। मैं ठीक है हम यहाँ भी कर लेंगे, बट मन में ये था कि जब इतनी दूर आए हैं तो खेलना है। तो सारी जितने अभी कभी घर में कभी कपड़े, इवन पानी भी खुद मम्मी से ही मांगते हैं कि हाँ पानी दे दो आप, लेकिन वहाँ जाके खुद को कपड़े धोना है,
अगले दिन मैच खेलना है, आके उसको वॉश करना है, फिर कपड़ों को, खाना बाहर से लाना नहीं लाना, वो सब बहुत डिफ़िकल्टीज थी। पहले 4-5 साल तो बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन फिर यूज टू भी हो गया धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद बेटर ही होता चला गया। पैसे मिलना कब शुरू हुआ? पैसे मिलना पहले साल तो उन्होंने मना ही कर दिया था, तुम्हारी शक्ल ही नहीं है पैसे मिलने की। गांव से गए थे, चांस का मौका था कि हाँ मिल जाए, चांस एक मिल जाए, एक मौका दे दे मुझे खेलने का, तो नहीं दिया। अगले साल हम दूसरे क्लब में ज्वाइन किए, तो पहले तो उन्होंने नखरे दिखाए भाई कि हाँ ऐसा वैसा। वो सीमेंट पे ले गए मुझे बॉल डलाने के लिए। सीमेंट पे तो बॉल, बैट नीचे ना आए, बॉल निकल जाए इतनी देर में, तो बोले हम खिलाएंगे आपको। मैंने सर पैसे? तो बोले पैसे नहीं मिलेंगे आपको। मैंने फिर क्या होगा? तो बोले पहले हम पहले देखेंगे आपको, आपने अगर परफॉर्म किया तो हम सोचेंगे। 11 मैच खेला, 44 विकेटें ली, शायद 300 के आसपास रन बनाए, तो शायद उनको दया आई, 20,000 रुपये उन्होंने मुझे पहली सैलरी। लेकिन मुझे इतना प्रेशर कभी लाइफ में नहीं आया जितना उस सैलरी को लेके प्रेशर आया था लाइफ में। रात को ट्रेन में से आना था वापस, दून एक्सप्रेस आती थी, रात को ये ना हो कि चोर वाली जेब ना काट ले मेरी। पहली बार 20,000 मिले थे हमको, पूरे रास्ते हम जागते हुए आए कि भाई ये जेब ना कट जाए, और जेब में भी अंदर वाली, बाहर वाली नहीं रखेंगे। तो वैसा ऐसे करते हुए आए, आकर हमने अपनी मम्मी के सामने रख दिए वो पैसे। उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, बोले बेटे अपने सामान में लगा लो, आपका अच्छा होगा। अगर आपका करियर देखूं तो जैसे पहली बार आपके भाई साहब ले गए थे क्योंकि एक प्लेयर कम था, जितने भी चांस में, रणजी में जो पहला चांस मिला वो भी एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, इसलिए चांस मिला। हाँ, क्योंकि वायरल चल रहा था उस टाइम पे, तो ईडन में हमारा मैच था, 7 प्लेयर को बुखार था उस टाइम। मुझे भी फीवर चढ़ रहा था क्योंकि वो डेंगू का टाइम चल रहा था उस टाइम। कलकत्ता में वो साइड मच्छर भी बहुत थे उस टाइम पे, मुझे भी डेंगू हुआ। बट वो हिम्मत करके हम लोग खेले, क्योंकि 4 ही प्लेयर ऐसे थे जो फ्रेश थे, बाकी सब अंदर बाहर आ जा रहे थे दवाई लेने के लिए। तो बड़ा मुश्किल में वो मैच खेला, शायद 3 विकेट मिले थे शायद पहले मैच में, और वो सीज़न में शायद 4 मैच खेल पाया था, और उसके बाद सीधा आईसीयू में भर्ती। और मौका मिला तो 9 विकेट लेकर के आपने एक रिकॉर्ड बना दिया था। हाँ, वो टेस्ट मैच डेब्यू की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप उस ग्राउंड पे खेलें, वो आपका होम है, तो आपको कंडीशंस का पता है, आप बेटर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो मैं प्रिपरेशन करके गया था वो तो मैं भूल ही चुका था। सचिन पाजी ने कंधे पर हाथ रख दिया तो मैं सारा भूल गया, क्योंकि आज तक उन्हें टीवी पे देखा था। अब वो बराबर में आए, क्या सोच रहे हो, ऐसे करके हाथ रखा, तो मैंने पाजी मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। बोले जो करते आए वही कर दो। तो मैं अपना, जैसे हम लोग शुरू से स्टार्ट करते आए हैं कि हाँ एक अच्छी जगह पे बॉल डालना है, एक अच्छे एरिया में बॉल डालना है, वही डालने को देख रहा था। और रिवर्स मिलने के बाद तो फिर ख़त्म। मुझे ध्यान है सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि शमी तुम्हारा टाइम आएगा। आपने तो ध्यान से देखा होगा सचिन तेंदुलकर को, ऐसी क्या क्वालिटी है उनमें कि जो रन बनते ही जाते हैं, रन बनाने की मशीन बन गए। सचिन पाजी के अंदर जो रनों की भूख थी वो आप लोगों ने तो देखी है भाई, ग्रेट है वाकई में, देयर इज नो डाउट। 2019 में भी आपको मौका मिला जब भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए। देखो मेरी लाइफ में बहुत झटके लगे ऐसे ही हुआ है। 2019 वर्ल्ड कप की बात है, इंग्लैंड में हम लोग खेल रहे थे, और वो साल मुझे मौका जब मिला जब चोट लगी है। लेकिन अगर उस साल को आप देखते हो तो मैं 2019 का हाईएस्ट विकेट टेकर था वर्ल्ड का। तब मैं लाइन में था कि मुझे मौका कब मिलेगा। तब के सबसे ज़्यादा विकेटें मैंने ली थी। लेकिन मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि आप अल्लाह पे, आप अपने भगवान पे भरोसा रखो, आप मेहनत करते रहिए। जिस दिन आपको मौका मिलेगा ज़रूर उसका रिज़ल्ट मिलेगा, आप बस हमेशा लगे रहिए वहाँ पर। तो वो और 2022 याद है जब
बुमराह इंजर्ड हुए तो मौका मिला और फिर आपने तो 150, 153 की रफ्तार से बॉल फेंकी थी। सर वो तो पावर जनरेट करने की बात है, लेकिन जितने भी आईसीसी इवेंट्स हैं, मैं सब में वेट ही करता था कि हाँ मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन जब नंबर आया है तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि छप्पर फाड़ के दिया उसे। ऊपर वाले ने थोड़ी सी देर लगाई। 2023 में भी देर आए दुरुस्त था। हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होते तो आपको मौका नहीं मिलता। हाँ, मौका मिला तो आपने छप्पर फाड़ दिया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इवन हो सकता है इसमें भी कुछ बेहतर हो मेरे लिए, क्योंकि जब पुणे में मैच हो रहा था, शायद हाँ पुणे में मैच था, हार्दिक नहीं खेल रहा था, मैं खेल रहा था वो मैच। लेकिन सुबह वो आया, उसने बोला कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ शमी भाई, सॉरी यार मैं खेलना चाहता हूँ। मैंने अगर तू खेलना चाहता तो खेल, ये चीज़ कोच को बोलो, कैप्टन को बोलो, मेरे से बोल के कोई फ़ायदा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो बोला थैंक यू। वो जाके कोच से बात की, कोच बोले ओके ठीक है। पता नहीं लकीली उसके शायद चोट लगनी थी, वो मैं नहीं खेला, उसकी चोट लगी, उसके बाद से मैं रेगुलर खेला और रिजल्ट आपके सामने। एक मौका ऐसा था जिसमें लोगों ने बहुत बुरा माना, बहुत निराश हुए लोग, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था तो बहुत रन दे दिए थे। हर दिन तो मेरा नहीं हो सकता, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ, हमेशा ये सोचता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ, अपना 100% दूँ, मोर देन 100% दूँ वहाँ पे, और अपनी कंट्री के लिए जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं वो करूँ। इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका अंदाज़ा आज जो यहाँ लोग बैठे हैं उनको हो गया होगा। हम जनता से पूछते हैं, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं शमी की लाइफ के बारे में। मेरा आपसे सवाल है सर कि रोज़ों के वक्त मैच के दौरान आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जूस पीते हुए, उस पर आपको काफ़ी ट्रोल किया गया था, तो आप ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं? मेरे धर्म में, मेरे जो मुस्लिम समाज में कितनी मुझे छूट मिली हुई है। अगर मैं उस रोज़े को बाद में रख सकता हूँ या बाद में उसको कंप्लीट कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर उस चीज़ को करूँगा जिसमें ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा जैसे मेरे देश के लिए, मेरे लिए सबसे पहले आता है। और मेरे धर्म में हमेशा कहा गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं और आप बाहर हैं और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको 100% चाहिए तो आप कर सकते हैं। रोज़ा हम बाद में भी रख सकते हैं, वो हम कंप्लीट करते हैं। आप ये सब, हम मुस्लिम समाज में हमेशा ये होता है, जो आपके रोज़े बीमारी को चलते या किसी चलते छूटते हैं तो आप उसको बाद में कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो ऑप्शन है। अब रील वायरल कर दी या कोई वीडियो हमारी वायरल कर दी, उससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं कंट्री के लिए सबसे पहले कंट्री देखूंगा अपने लिए। और मुझे क्योंकि 50 ओवर का मैच है, ऐसा तो नहीं कि 2-4 मिनट की बात है या फिर आप रेस्ट कर लेंगे। रूल्स रेगुलेशंस इतने हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो उस सिचुएशन को देख के मुझे कंट्री को पहले प्रेफर देना पड़ा है और कंट्री के लिए मैंने वो रोज़ा छोड़ा और उसके बाद मैं उस चीज़ की पेनल्टी भुगतूंगा और उसको मैं पूरा करूंगा। तो ये मैं जानता हूँ, मेरा फैमिली जानता है और मेरा दिल जानता है या वो जानता है। मैं किसी को जस्टिफाई करना नहीं चाहता। शमी, मुझे याद है बरेली के एक मौलाना ने फतवा जारी कर दिया था कि ये बड़ा गुनाह कर दिया शमी ने। उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि अगर आप उस चेयर में बैठने के बाद आप ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद फेम और नेम की वजह से कर रहे हैं। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें जो भी हो। और ज़्यादातर चीज़ें आपके बारे में कही जाती हैं पाकिस्तान के लोगों की तरफ से, जब उनको एनालाइज करते हैं वो पाकिस्तानी, उन्होंने तो शमी कबाब वहाँ बनाना शुरू कर दिया है। मैंने इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ विकेट ली तो वहाँ कबाब बैन हो गया। कुछ लोग मुझे कबाब खाने का सोचते हैं। या आजकल की सोशल मीडिया ऐसी है कि आप आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ का बंदा बोल रहा है या इधर का बंदा बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इग्नोर मारना सबसे बेस्ट है, आप उसको लीव करें। जब पाकिस्तानी टीम के विकेट लिए तो कहा गया कि शमी जिस बॉल से बॉलिंग करते हैं उसमें चिप लगा दी गई है।
ये अंपायर साहब भी बैठे हैं यहाँ पे यही लोग लेके आते हैं बॉल, जो बॉल सेलेक्ट होती है। लोगों को एक्चुअल में नहीं पता है, और मुझे लगता है ये जेलसी वाला सीन है और कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम परफॉर्म करते हैं, जब हम बैटर करते हैं, तो सामने वाला जलने लगता है खुद ही। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेंस वाली, या फिर यार आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपने परफॉर्म किया है, आप लेवल खेले हो, अच्छा नेशनल खेले हो, और आप नेशनल टेलीविज़न पर अगर ये बात करते हो, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है पब्लिक को उसके बाद उनको भी नहीं सुनना चाहिए। आप तो उनके साथ खेलते हैं, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? लगती है ये लोगों को मिर्ची, बट आपके अंदर इंसानियत है, आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो दूसरे की सक्सेस को भी एंजॉय करो, वही सबसे बड़ी चीज़ है। उनके जो पुराने प्लेयर्स हैं, उसमें से किसी ने कहा कि जो इंडियन टीम बॉल यूज़ करती है वो दूसरी होती है, जो पाकिस्तानियों को मिलती है वो दूसरी होती है। सर बॉल कोई दूसरी नहीं होती है। एक बॉक्स आता है, अंपायर्स लेकर आते हैं, जो जब टॉस होता है उसके बाद जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसके लिए एक बॉक्स आता है, वो चूज़ करते हैं, और जो सेकंड बॉलिंग कर रही है उसके लिए भी बॉल चूज़ होती है। तो इसमें कुछ नहीं है, और वो बॉल चूज़ करने के बाद अंपायर्स को दे दी जाती है। टेस्ट मैच है तो 2-2 बॉलें दे दी जाती हैं। उसके बाद हमारा अंपायर का और बॉल का कोई रिश्ता नहीं है, ग्राउंड पे मिलेगी हमें जाके। तो हमें बस केवल इतना देखने को मिलता है कि बॉक्स में से निकाल कर हमारे हाथ में कौन सा शेप अच्छा लग रहा है, या हमें कौन सी बॉल के साथ फील अच्छा आ रहा है, वो सेलेक्ट करने के लिए केवल वो बॉल का बॉक्स आता है, और कुछ नहीं होता। ये तो सब बकवास की बातें होती हैं, डिवाइस लगा देते हैं, कभी अपना परफॉर्म नहीं होता तो सब वो फटीचर हो जाता है सब। लेकिन जब दूसरा परफॉर्म करता तो आपको मिर्ची लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एंजॉय करना चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से देखो आप। वो लोग तो कहते हैं कि शमी की जो बॉलिंग है, इन स्विंग आउट स्विंग करते हैं, ये गॉड गिफ्ट है। चलो हमारा गॉड गिफ्ट था, आपका क्या था वो भी तो देख लो ना। उस टाइम उतना कैमरा नहीं होता था। बट मतलब खुद ने तो स्किल्स बनाया ना, हमने तो नहीं बनाया। हमारा गॉड गिफ्ट है, कम से कम गॉड ने तो दिया है हमें, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, उसको प्योर कर रहे हैं। वो आके देखिए ना कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। किसी चीज़ के पीछे जब ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मिल जाती है, आप उसके लाखों बॉल डालनी पड़ती हैं एक बॉल को परफेक्ट करने के लिए। तो वो जो मेहनत कर रहे हैं, आप उसको ऐसे ही धुएं में उड़ा दे रहे हो, ऐसी मिट्टी में मिला दे रहे हो, ऐसे नहीं होता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर आपका मेहनत कर रहा है बंदा, तो आपको उसको सहारा देना चाहिए, टांग नहीं खींचनी चाहिए उसकी। तो अगर कोई स्किल पसंद आ रहा है तो तारीफ़ ही कर दो, कुछ ना करो, घर से तो कुछ नहीं दे रहे ना। तो वो चीज़ें होती हैं। आप वो आदमी का मेंटलिटी होता है कि आप कैसा सोचते हो दूसरे के बारे में। और वो भी दिन याद है जब पाकिस्तान के खिलाफ आप खेल कर आए थे, तो आपके गांव में 50,000 लोग इकट्ठे हो गए थे। सो वो डेब्यू की बात है, वो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आएंगे, क्योंकि गांव में कभी इतने लोग देखे ही नहीं थे। हाँ, दिल्ली में ही मैच था, और सीरीज़ का आखिरी मैच था। हम लोग 168 समथिंग आउट हो गए थे, और हम लोगों ने वो मैच जीता था। अब मैं यहाँ से निकला, भैया लेने आए थे, तो पापा ने फ़ोन किया, बोले मैंने क्या प्लान है, बोले घर आ जाओ, 10-5 लोग हैं। ठीक है, घर आ रहे हैं। हम लोग जब हाफवे में पहुँचे तो बोले वो थोड़े से लोग ज़्यादा हो गए हैं, 100-200 लोग होंगे, तो वो केक काटना चाहते हैं। मैंने ठीक है, काट देंगे, कोई बात नहीं। जब हम अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट के जब हम एंट्रेंस पे पहुँचे, तो वहाँ पे 50 गाड़ियाँ खड़ी थी। तो बोले हम लेने आए। मैंने लेने आने का आपका ये हाल है तो आगे कितने लोग होंगे? बोले आगे का मत पूछो, आप चल के देखना। 3-4 किलोमीटर रोड बंद था वहाँ पे, सर ही सर दिख रहे। मैं भैया को बोला गाड़ी घुमाओ यहाँ से, क्योंकि हमारे साथ तो कोई नहीं था, 4 दोस्त ही थे बस, और तो कोई नहीं था। तो मैं पापा को फ़ोन किया, मैंने पापा अब क्या? बोले कुछ नहीं, आना ही पड़ेगा। फिर उस टाइम पे फिर और कोई रास्ता था नहीं, गाड़ी से निकला, क्योंकि वो आज तो ऊपर बीच में से निकल जाते हैं ना, पहले नहीं था वो। तो आगे से बोनेट पे चढ़ने के बाद ऊपर बैठा फिर मैं, कि ऊपर बैठने के बाद, क्योंकि अंदर से लोग उनको हाई भी नहीं हो पा रहा था। बट
बहुत इज्जत मिली कंट्री खेलने के बाद, लोगों ने बहुत प्यार दिया, प्राउड फील हुआ। और घर पहुंचते पहुंचते मैं 5 घंटे लग गए वो 6 किलोमीटर क्रॉस करने में। सवाल और ले सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जब ऑस्ट्रेलिया से हम 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए थे, उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम में काफ़ी गम का माहौल था। उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने पूरी टीम का हौसला बढ़ाया था। वो विजुअल्स पूरे देश ने देखे थे, तो उस पल को आप कैसे याद करते हैं? ऐसी परफॉर्मेंस के बाद जब आप नॉन स्टॉप जा रहे हो, कोई मैच ना हारे हो और सडनली आप वो मैच हार जाते हैं जहां आपको टाइटल मिलना होता है, तो हर्ट तो करता है यार इतनी मेहनत के बाद। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो टाइम, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता आदमी कि हाँ कहाँ पे गलती हुई या कहाँ पे हम बेटर कर सकते थे। वो चीज़ें वो बाद में रिमाइंड होती रहती हैं गेम के बाद। तो क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस था और उस टाइम पे हम बहुत लो थे। मैं पर्सनली मेरा था कि हाँ यार, एक होता है ना कि ट्रॉफी को हाथ लगते लगते रह गए हो, या फिर ऐसी परफॉर्मेंस के बाद इतना पेन झेलने के बाद मैंने वो सब मेहनत करने के बाद भी अगर ना लगी हो तो दुख होता है। लेकिन ऐसे टाइम में प्रधानमंत्री जी आए, पहले तो मैं अंदर बैठा था, मुझे नहीं पता था कि वो आने वाले हैं, किसी को नहीं पता था। तो अंदर मैं बैठा हुआ शू चेंज कर रहा था, मतलब शूज़ भी इतने स्लो मोशन में कि मतलब पता नहीं था, थोड़ी देर के लिए नमनेस सा था वैसा। तो किसी ने आके बोला कि वो सर आए हैं। अरे मैंने आने दो, मूड ख़राब था, क्या करता मैं। तो बोले नहीं सर आए हैं। तो जब 2-3 बार सर हो गया, मैंने कौन सर आए? बोले वो प्रधानमंत्री जी आए हैं। तो मैं खड़ा हुआ एकदम से, मैंने यार तो मैं गया वहाँ पे, तो वो जिस एंटर हो रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने आके, आपने देखी हैं वीडियोस, बोला। और बहुत बड़ी बात होती है यार, क्योंकि देखो अच्छे में सब सेलिब्रेट करने आ जाते हैं, हर जगह मिल जाएगा आपको देखने को। लेकिन कहते हैं कि सच्चा साथी वही होता है जो दुख में आपके साथ खड़ा हो। और मैं मानता हूँ कि उस मीटिंग, उस 4 वर्ड्स के बाद एटलीस्ट हम इतना फील कंफर्टेबल कर रहे थे कि हम सुकून से खा सकते थे। तो वो बहुत चेंजेस था। वो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि भारत में जो वेव्स थी, जो फीलिंग चल रही थी, जो क्राउड ने जो प्यार दिया था, वो अमेजिंग था यार। वो पंप अप कर देने वाला था। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर इल्जाम है कि ये सबको डराते हैं। शमी, सारे क्रिकेटर कहते हैं कि शमी ने अपनी बॉलिंग से हवा खड़ा किया हुआ है, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, बॉल मुंह पे लगेगी, टांग पे लगेगी, कहाँ लगेगी, सब डरते हैं शमी की बॉलिंग से। सर मैं अपना काम करता हूँ, मैं किसको डराने जा रहा हूँ? मैं ऐसे इल्ज़ाम कौन लगाता है यार? मैं मानता हूँ अगर आप 140 के ऊपर अगर बॉल डालते हैं और बॉल मूवमेंट करती है तो हर किसी को डिफ़िकल्टीज़ होती है। हाँ, मारने वाली अगर बात है तो टारगेट तो किया जाता है। वो एक प्लेयर है मेरे इस टारगेट लिस्ट में जो हमेशा रहता है, और वो मेरे साथ करीबन 20 साल से है, रिद्धिमान शाह। वो अगर नेट में आएगा तो मैं पहला बाउंसर मारूंगा। वो उसको भी पता है और मुझे भी पता है। इवन हम दोनों को नहीं, पूरी टीम को पता है। बोले ये अंदर गया और ये बॉल डाल रहे थे, पहला बाउंसर मारेगा इसको। क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब एक होता है ना कि आप प्लेयर शॉट मार दे तो अच्छा लगता है कि हाँ शॉट मार दिया, या बीट होगा तो ऐसे डर के बीट हो जाए तो वो अच्छा लगता है। वो जो लेफ्ट करता है वो एक अलग ही टाइप का एक फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर। वो ऐसे बैंड हो जाता है जैसे हम आगे बैंड होते हैं, वो ऐसे पीछे बैंड हो जाता है। तो मुझे उसको बाउंसर मारने में इसलिए अच्छा लगता है, और उसको कोई एतराज़ नहीं है। तो नेट में अगर ऐसा बैट्समैन मिल जाए तो फिर क्या कहने हैं। तो मेरे साथ तो वो बेस्ट बडी है वो शुरू से। अब रोहित शर्मा शिकायत करते हैं, वो तो दुनिया के सबसे खतरनाक बैट्समैन में एक हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर मैं नेट्स में, आप मुझे बोलो आप मुझे बाउंसर नहीं मारोगे तो मैं बाउंसर की प्रैक्टिस करूँगा कब? अगर मेरे सामने बैट्समैन होगा तब मैं प्रैक्टिस कर पाऊँगा। तो मेरा काम एक दो बाउंसर तो मैं मार सकता हूँ,
तो मैं वही करता हूँ। अब उसमें मैं देखिए, रोहित की बात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। रोहित कहते हैं कि उसको नेट पर इतनी बार बोला, भाई बाउंसर मत डालना, लेकिन उसको इतना पसंद है और बोलता है नीचे से खेलो, ऊपर से मत मारो। देखो मारते हैं एक दो बाउंसर तो यार सारे ही लोग मारते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बदनाम किया हुआ है तो ले फिर लेता हूँ। उन्होंने स्मृति मंदाना का एग्जाम्पल दिया कि उनको बॉलिंग कर रहे थे और थाई पर ऐसी बॉल लगी कि 10 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाई वो। नहीं, वो तब मेरा घुटने का ऑपरेशन हुआ था 2015 वर्ल्ड कप के बाद, तो रिहैब चल रहा था। वुमेंस टीम आई हुई थी इंडिया की एनसीए में प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिजियो बोले आपको 4 ओवर 5 ओवर डालने हैं और शॉर्ट रन अप से डालने हैं, 4-6 कदम से डालने हैं। मैंने यार मेरा मैच चल रहा, मैं इनको डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेले डालने में बोर हो जाता हूँ, तो मुझे बैट्समैन चाहिए। तो उनको भी लगा 4-6 कदम से क्या ही तेज डालेगा, वैसे भी टांग से लंगड़ा तो रही है। तो गर्ल से भी पूछा, बोले 6 कदम से 5 कदम से डालेंगे आप, ओके है? बोले हाँ ओके है। अब उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया तो स्विंग भी होगा। उनको तो पेस का ही आइडिया था ना कि 30 यार्ड से भाग के आता है तो तेज़ डालेगा। अब उन्होंने वैसे शॉर्ट किया उसको। मैंने उससे बात की तो मेरे उसको आइडिया था कि हाफ होगा तो मतलब 130 तो आएगी आएगी, उससे हाफ होगा तो मतलब 110-15 होगी, वैसे करके उसने आइडिया लगाया था। लेकिन स्विंग होगी ये उसने आइडिया नहीं लगाया था। पहली बॉल 2 बॉल में उसको बाहर निकाला तो वो बीट हो गई वहाँ से। अब अंदर वाला जब बॉल डाला वो उसको इनर थाई पे लगा, वहाँ से ख़त्म। फिर तो मैंने अपनी बॉलिंग अकेले में डाली जाके। मैंने नहीं भाई, ये मेरे सर पड़ जाएंगे। देखिए, विराट कोहली जैसा प्लेयर वो ये कहता है कि शमी की बॉल खेलना इम्पॉसिबल है, ये नहीं पता कि बॉल अंदर आएगी कि बाहर जाएगी। झूठ बोल रहा है वो। लेकिन जब विराट और रोहित होते हैं तो हम कंपटीशन रखते हैं कि हाँ वो कहता है कि मैं आउट नहीं होऊंगा और हम सोचते हैं हम आउट करेंगे। तो ऐसा होता है कभी कभी बहुत अच्छी बॉल पे शॉट जब मारता है तो फिर हंसता भी है सामने से। अब दोनों तरफ चल रहे हो तो फिर कैसे होगा। लेकिन विराट को आउट करने का फॉर्मूला आपने बनाया हुआ है? होता है सर, जब वो रन भी तो बनाता है ना। तो दोनों साइड से चलता है कि जब आप एज ए बॉलर सोचेंगे तो आप आउट करने को देखेंगे, अब जब एज ए बैट्समैन आप सोचते हैं तो आप हमेशा रन करने को देखते हैं। तो दोनों डिपार्टमेंट ऐसे ही उसी एग्रेशन में चलते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कि हाँ ये मुझे ज़्यादा मारेगा तो मैं इसको आउट करने को देखूँगा। ठीक है, अच्छा बैटल है। लेकिन आप दोनों जब एक टीम में होते हैं, आप विकेट लेते हैं और सेलिब्रेट विराट करते हैं। ये कई सारी पिक्चर्स भी हैं। एक दिन मैंने उसको पूछा भी तो बहुत अजीब सा पिक्चर था। विकेट मुझे पता है मैंने आउट किया इसको, और पिक्चर के अंदर विराट कोहली की फोटो है, स्टंप से ऊपर जंप, उसमें सेलिब्रेट कर रहा है वो। मैंने वो पिक्चर उसको भेजा, मैंने पूछा, मैंने भाई ये क्या है? बोले क्या है? ऐसे बोलते क्या है? मैं तो मज़े कर रहा हूँ, भागो तुम। मैंने यार ऐसा नहीं होता है, अगर तुम फास्ट बॉलर होते तो आप कैसे करते? आपकी एनर्जी तो सेलिब्रेशन में निकल जानी थी सारी, बॉलिंग कब करते तुम? बोले इसीलिए तो नहीं बना। तो एक अलग मज़ा है। हमारी जो यूनिट रही है, जो हमने 10-12 साल जो साथ में क्रिकेट खेला है, एक अलग बाउंड है, एक अलग तरीके का एक प्यार कह लो, एक तरह का अलग तरीके की दोस्ती है। लेकिन रोहित ज़्यादा डेंजरस बैट्समैन है बॉलर के लिए? डिफरेंट है कैलिबर दोनों का, क्योंकि अगर एज ए ओपनर देखते हैं तो रोहित से डेंजरस शायद मुझे नहीं लगता कोई खेलता है, स्पेशली वाइड बॉल तो वो बाप रे बाप। अगर 3 नंबर आप देखते हैं तो विराट कोहली नाम फट से मुंह पे आ जाएगा आपके। तो दोनों एक अलग लेवल के बैट्समैन हैं, बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। आप जब उनको खेलते हुए देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ इम्पैक्ट आ रहा है बॉल लगने का बैट में। तो वो फील जो है, वो जो कॉन्फिडेंस है उन लोगों का खेलने का, जो प्रिपरेशन है, वो एक अलग लेवल है। लेकिन रोहित ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते। अब सबका अपना अपना स्टाइल है
कि आप शांत रहकर काम करना चाहते हैं। हमें एक मिल जाए तब हमें ऐसा ही सेलिब्रेशन है सड़ा सा, अगर हमें 5 मिल जाए हमारा फिर भी वैसा ही सेलिब्रेशन है। तो हम भी चेंज नहीं होते, वैसे ही रोहित है, 100 बनाएगा तो बैट उठा देगा, बस तो इतना ही करता है और मार मार के बॉल फाड़ देता है। लेकिन रोहित का एक स्टाइल है गाली देने का। हाय हाय। वो तो ज़्यादातर मुंबई साइड में जो लोग रहते हैं, सॉरी कोई रहता हो तो, बट वो गाली नहीं है एक्चुअल में उनके लिए, वो एक तरीके की टोन है उनके तरीके का बात करने का तरीका है। हमारे यहाँ अगर कोई कर ले तो लड़ाई हो जाए वहाँ पे, लेकिन वो ऐसा नहीं है पर्पसली देते हैं, बट उनका तरीका ही वो है बात करने का। वो क्यों जैसे लोकल में बात करते हैं वैसे ही वहाँ पे बात करते हैं। बट होता है ना कभी कभी टेंस हो अगर गेम और आदमी गाली निकल जाए तो रिएक्ट कर जाएगा आदमी, तो हो जाता है कभी कभी। तो आजकल तो स्टंप माइक है तो लोग सुन भी लेते हैं। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, क्योंकि आप पलट नहीं सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते वो, क्योंकि माइक का सबूत आपके पास हो गई। अब आपका और हार्दिक पांड्या का जो चिल्ला चिल्ली हुई वो भी सबने सुना। एक्चुअली मैं मन का बुरा नहीं है वो, बाद में वो उसने रिएक्ट कर दिया, उसको भी नहीं पता क्यों हुआ। मैं उसको बोला कि क्या था, कह रहा मुझे नहीं पता। मैंने भाई तो फिर क्यों, पब्लिक को मज़ा दिलाने के लिए? तो कह रहा आप मुझे जानते हो 10 साल से, मैंने आपको भाई के अलावा कुछ वर्ड बोला? बोले नहीं बोला। तो कहता फिर मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं पता बाबा। आप बोलो तो मैं मीडिया पे भी सॉरी बोलूँगा। मैंने नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बट टू एक अगर आपको एक कैप्टनसी दी जाती है, आपको एक ऐसा मुखिया माना जा रहा है आपको, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको उस दायरे में रहना पड़ेगा कि जो लोग मज़े ना लें। तो वो समझता भी है इस चीज़ों को, लेकिन वही है ना कि उधर की टोन ही वैसी है। हाँ वो भी उधर का ही है। हाँ, लेकिन जो इधर के हैं कैप्टन धोनी, उनकी कूलनेस कमाल की, वो वाकई में इतने कूल हैं जितने टीवी पर दिखाई देते हैं, या कभी कभी वो भी गुस्सा करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है कि हर टाइम कूल है। वो जो गेम की जो सिचुएशन है, जो जो गेम को जो डिमांड कर रहा है गेम, वो सोचने की पावर बहुत अच्छी है उनकी, और स्मार्टली वो जो गेम खेलते हैं, वो एक अलग तरीका उनका। ऐसा नहीं है कि ऑफ द फील्ड भी वो थोड़ा एग्रेशन तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप गलत ग्राउंड पे भी करोगे तो वो आपको बोल देंगे कि हाँ आप ये गलत कर रहे हो, हमारा ये प्लान था, आप इस प्लान से अलग हो, तो आपको ये करना चाहिए। तो वो कभी कभी ऐसे कैप्टन मुझे लगता है कि इरिटेट भी हो जाता होगा इंसान, जब ज़्यादा रन जा रहे हैं या फिर आप आउट नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है हो जाता होगा, हम भी हो जाएंगे शायद। लेकिन कैप्टन कूल बोलते हैं क्योंकि वो अपने में रहते हैं, अपने तरीके से गेम को चलाते हैं और बाखूबी गेम को निकाल के ले जाते हैं। और ये भी लोगों ने देखा कि जो 2019 में हैट्रिक आपने ली थी, जिसकी बहुत चर्चा हुई थी, उसके पहले धोनी ने आपके कान में कोई मंत्र फूका था, क्या करना है? वो मैच बहुत टाइट मैच हो चुका था और एक टाइप से हमारे हाथ से निकल रहा था वो गेम, क्योंकि 12 बॉल में 12-14 ही रन थे शायद, और नबी खेल रहा था वहाँ पे। तो प्लानिंग थी हमारी कि उसको लेग स्टंप पे फंसा के रखेंगे, क्योंकि वो साइड थोड़ी बड़ी थी। वो आउट हुआ, उसके बाद अगला विकेट जब आउट हुआ तो फिर वो आए भाग के, बोले क्या करने वाला है? मैंने कुछ ऑप्शन नहीं है, जड़ पे सीधा मैं मारने वाला हूँ। बोले ठोक दो। यॉर्कर मारा, हैट्रिक हुआ और मैच भी जीते वहाँ पे। तो इतिहास रचा था। एक बार मैंने सुना कि बड़े नाराज हो गए थे धोनी जब मैकलम को आपने बाउंसर फेंकी थी। हाँ, एक थोड़े से मतलब ऐसा नहीं नाराज़, बस थोड़ा गुस्सा हुए थे थोड़ा। एक्चुअल में वो विराट से 14 रन पे कैच छूटा और फिर 300 के पार रन बना गया वो। उसके बाद जब दूसरा दिन था शायद, हाँ 2 दिन हमें फील्डिंग करते हुए हो गए थे। फिर एक अच्छा बॉल पे उसने शॉट मारा, लंच का लास्ट बॉल था, लंच होने वाला था, तो मैंने बाउंसर किया और वो माही भाई के ऊपर से ही निकल गया, चौका हो गया वहाँ पे। तो लंच हुआ, हम साथ जा रहे थे। बोले ये क्या किया तूने? मैंने बोला मैंने यार छूट गया। तो बोले अच्छा मुझे सिखा रहा है।
बहुत आए हैं ऐसे सिखाने वाले। तो वो रिएक्शन सबसे हार्ड था मेरे लिए उनका आज तक लाइफ में। बहुत सारे लोग जो क्रिकेट आपके साथ खेलते हैं वो कहते हैं कि मोहम्मद शमी और महेंद्र सिंह धोनी का रिलेशन ऐसा है जैसा एक बाप बेटे का रिलेशन होता है। देखो उन्होंने हमेशा अच्छा गाइडेंस दिया है, चीज़ों को मतलब सिखाने की कोशिश की है, कंडीशंस कैसी हैं, क्या कर सकते हैं। एक सीनियर प्लेयर का एक जो रोल होता है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। और आप स्क्रीन पे भी हमेशा देखते हैं कि वो कैसे प्लेयर्स को चलाते हैं, साथ में कैसे गेम को चलाते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है एक प्लेयर में। और जब लीडर हो आपका तो उनसे आप अगर बात करोगे तो एक अलग ही टाइप का एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ इनके बात करने का तरीका अलग है, आप किसी और से बात करोगे तो उसका तरीका अलग होता है। अब मिस करते हैं आप फील्ड में धोनी को? मिस वहाँ पे आप हमेशा करते हैं जब आपके जो बेस्ट मोमेंट्स होते हैं, जब आपने अच्छे टूर्नामेंट खेले होते हैं तो आप हमेशा मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मिस नहीं करते, हमेशा कहीं ना कहीं। आज भी आप जब हम घर में बैठते हैं तो बातें होती हैं या मैच की बात चल रही होती हैं तो कहीं ना कहीं अपने जितने भी साथी होते हैं सबका जिक्र आता ही है। तो धोनी को लेके कौन सा ऐसा बेस्ट मोमेंट है जो आपको याद आता है? जब आप गेम के अंदर होते हो तो वो इतनी कामनेस करवा देते थे आपके अंदर कि आपको जो प्लान है वही दिखता था बस। वो सबसे अच्छी चीज़ लगती थी मुझे उनकी। और हमेशा जब आप ट्रैक से ऑफ होते हैं, जब आप गलत लाइन पे बॉल डालते हैं तो आपने देखा कि वो भाग कर जाते हैं हमेशा, और केवल वही रिमाइंड कराते हैं कि हमारी बात ये हुई थी, अभी ये गलत है, अगर चेंज करना है तो बोलो। इतना ही बोलते थे। वो चीज़ सबसे अच्छी लगती है मुझे उनकी। क्या सवाल है? ऐसा सुनने में आया है कि आपको नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आप खुद बनाते भी हैं एंड खाते भी हैं, क्या ये सच है? जहाँ तक नॉनवेज का सवाल है, ना तो मुझे कोई झिझक है और ना ही मैं कोई शर्माता हूँ इसमें। दुनिया नॉनवेज खाती है, मैं भी खाता हूँ। और रही ऐसा कि मैं वेज नहीं खाता, खाता हूँ मैं वेज, लेकिन मेरी इमेज वैसी बना दी है लोगों ने, ऐसा बोल बोल के, मजाक में बोल बोल के इतना हाइप दे दिया है कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं बिरयानी और कबाब पे ही बैठा रहता हूँ। बट मैं वेज भी खाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि नहीं, देखिए रोहित शर्मा कहते हैं कि मुझे शमी ने कहा कि अगर स्पीड पकड़नी है, अगर स्ट्रांग बनना है तो लाल मांस खाओ। देखो मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ हूँ तो नॉनवेज तो लाजमी है कि हाँ आपको मिलेगा। बहुत ऐसी कोई कॉमन चीज़ है ये तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता। अगर आपको खाना है तो खाओ, नहीं खाना, अगर आपके लिए इनफ है वेज तो वेज है। आपका मन करता है वेज खाने का तो वेज खाओ, आपका नॉन वेज खाने का मन है। हाँ, एक चीज़ की गारंटी है, अगर आपको नॉन वेज पसंद है तो मैं प्रोवाइड अच्छा करा सकता हूँ। रवि शास्त्री कहते हैं जब वो कोच थे, मैच चल रहा था, लंच टाइम में उन्होंने आपकी प्लेट देखी बिरयानी से भरी हुई, तो वो कमेंट करके गए थे आपने गुस्से में प्लेट फेंक दी थी। हाँ, 2018 की बात है जब हम साउथ अफ्रीका लास्ट वाला मैच जीते थे, वो वाले मैच की बात है ये। तो अब लंच, मेरी क्या गलती है उसमें? मुझे ये जानना था उनसे। मैंने, भाई आपने बिरयानी मंगाई है, आपके मैनेजर ने बिरयानी लंच में प्रोवाइड कराई है, तो मैं क्या खाऊंगा? खाऊंगा तो बिरयानी, जब खाने में बिरयानी लगी तो बिरयानी खाऊंगा। तो एक तो हम फील्डिंग करके, पहले दिन हमने फील्डिंग की थी, अगले दिन लास्ट दिन था तो हम फील्डिंग करने वाले थे। एक सेशन हम लोग फील्डिंग करके आए, गर्म था एकदम, तो मैंने यार जल्दी खा लेता हूँ और फिर थोड़ा सा आइस बात लूँगा, उसके बाद मैं ग्राउंड पे जाऊँगा। अब मैं जल्दी खाने के चक्कर में उस टाइम रवि भाई एंटर हुए थे, तो उनको लगा बहुत बेसब्रेपन में खा रहा है, इसको कोई मैच की नहीं पड़ी है। तो वो सीन वहाँ पे हो गया। बोले तो इसे तो बस बिरयानी खिलाओ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यूँ देखा, मैंने यार क्या है ये, बिरयानी फेंका नहीं था। मैंने प्लेट को उधर टेबल पे पुश किया और मैं खड़ा हुआ, जाके आइस बात लिया, मैं तैयार हुआ, ग्राउंड पे चला गया। फिर आए बात करने बीच में 2-3 जन, मैंने, मेरे से बात मत करना, अभी मैं उस फ्रेम में नहीं हूँ कि मैं किसी से बात करूँ, मैं मैच के बाद बात करेंगे। बोले खाना तो खा ले जाने से पहले। मैं नहीं खाना, मुझे चाहता हूँ मैं।
उसके बाद गया, मुझे लग रहा है 6 या 7 ओवर में टीम ख़त्म की और वापस आया, फिर बिरयानी खाने लग गया। रवि शास्त्री ने कहा कि इनका गुस्सा बरकरार रहने तो गुस्सा फील्ड में निकालेगा। होता है कभी कभी, हाँ, ये वर्क्स कर जाता है कि आप अगर आपको अपने साथी को, अपने टीममेट्स को अगर आप पंप अप करना होता है तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके पास कि हाँ कुछ ना कुछ नया निकल आता है। अब जैसे फिगर्स हैं 12.3 ओवर में 5 विकेट आपने लिए थे। हाँ, वो मैच हम लोगों ने एक ही सेशन, अगले सेशन में हमने ख़त्म करके हम फिर बिरयानी खाए थे। और ऐसे ही चीज़ अश्विन भी मानता है। जैसे तो कुछ चीज़ें होती हैं, अश्विन का क्या है, वो तमिल में बात करता है, मुझे कुछ नहीं समझ आता, मैं आंसर देता हूँ वो सही होता है, तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि उसने क्या बोला है, लेकिन जो मेरा रिप्लाई निकलता है वो सही होता है, ऑलमोस्ट वहीं पे गिरा होता है मेरा आंसर। तो उसको लगता है कि हाँ इससे विकेट मिल रही है, ऐसे ही बोलूँगा मैं इससे। तो ये बात सही है कि अगर शमी के अंदर आग लगानी हो तो बिरयानी, मटन, चिकन खिला दो। सर पसंद है, खा सकता हूँ, और एक्स्ट्रा पावर लगेगी तो इसमें क्या ही हर्ज है। सर मेरा सवाल ये है कि आपको क्रिकेट टीम में सबसे फनी कौन लगते हैं? चहल को कह सकते हैं, क्योंकि जैसी उसकी बॉडी है वो पंगे उससे बड़े लेता है। अब सोचो अगर चहल मेरे सामने है, एग्जाम्पल, मैं शांत बैठा हूँ और वो मेरे कान में कहेगा आओ मैं तुम्हें कोने में धो देता हूँ तो फिर कैसा फील होगा आपको? मतलब चहल मेरे को बोलेगा कि आपको मैं धुलाई करूँगा, आपको मैं काट के भाग जाऊँगा, ऐसी हरकतें वो करता है। तो सबसे फनीएस्ट तो वही है। मैं गलती से कहता हूँ तो हाथ से जोर से अगर हाथ पकड़ा तो टूट सकता है। शिखर धवन भी बहुत शरारतें करते हैं। उसका वो नेचर है। शिखर हमेशा वो जो पंजाबी वाला मूड है एकदम वो ऑन रखता है, हमेशा गाने गाता रहेगा, ठुमके मारता रहेगा, और उसको पसंद है वैसा चहल पहल करना थोड़ा, तो वो डिफरेंट टाइप के मूड में रहता है एकदम। सर मैं स्टार्टिंग से ही आपको अपना आइडल मानता हूँ। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम आपको आइडल मानते हैं, आपसे देख के बहुत कुछ सीखते हैं, आपको देख के, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसको अपना आइडल मानते थे स्टार्टिंग से ही? स्किल वाइज अगर आप देखते हो तो डेल स्टेन मेरी कैटेगरी में आते थे। हाइट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था, पेस भी उतना ज़्यादा नहीं था, कोई ऑलमोस्ट मेरे आसपास ही थे वो, तो मुझे सिमिलैरिटी में तो वो पसंद थे। लेकिन सीखने को, जैसे बात हुई हमारी, वसीम अकरम से मुझे बहुत सीखने को मिला, ज़हीर भाई से बहुत सीखने को मिला, आशीष नेहरा से मुझे बहुत सीखने को मिला। रोल मॉडल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके लेवल में रहना चाहिए। मेरा तो डेल स्टेन थे भाई। आपकी अदालत में अगला है। आपकी अदालत में स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर आरोप है कि ये बहुत आलसी हैं। ये आरोप शमी मेरा नहीं है, विराट कोहली का है। विराट कोहली कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई सबसे आलसी है तो मोहम्मद शमी है। मसाज कराने काका के रूम में जाता है तो 3-3 घंटे वहीं सो जाता है। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो बॉडी टायर्ड होती है, और शायद ऐसा हुआ हो कि शायद उसको मसाज मेरे बाद हो और मसाज करते मेरी आंख लगी हो तो पता नहीं, बट यार लेज़ी का टैग मिला है। मुझे बुरा तो नहीं लगता, बट क्यों लगा है मैं वो सोचता हूँ। सबसे टफेस्ट जॉब मेरे पास है, सबसे ज़्यादा मैं भागता हूँ। अगर कोई सिचुएशन आ जाती तो फास्ट बॉलर को बुलाया जाता है। अगर ऑफ द फील्ड अगर आप देखते हैं, अगर वहाँ पे बंदा अगर रिलैक्स है तो क्या ही हर्ज है यार, बट ठीक है। वो आपको लेजी नहीं, लाला कहता है। इस मतलब का भी मुझे आज तक नहीं पता क्यों पड़ा। मेरे पेट बड़ा नहीं है, मैं ज्वेलरी का काम नहीं करता, और कोई भी लाला होते हैं ना, 2-3 तरीके के लाला होते हैं, तो मुझे नहीं पता चला कि लाला नाम कैसे पड़ा, बट दिया उसी ने है। ये विराट की हरकतें सारे लेज़ी बोलना या फिर लाला बोलना, क्योंकि जब आप इंडियन टीम में आते हो आपको कोई ना कोई नाम ज़रूर दिया जाएगा, आपके नाम से थोड़ा हटके होगा वो। और विराट को आपसे कुछ खास प्यार है। मैंने देखा कि कमेंटेटर आपसे अंग्रेजी में पूछ रहा था, फॉरेनर था, आप इंग्लिश में जवाब दे रहे थे, वो साथ में चतुराई से मुस्कुरा रहे थे। बोल दिया टूटा फूटा जो याद था, बट
हाँ, मैं लेके गया था, न्यूजीलैंड की बात है, मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो मैं ले गया, मैंने चल भाई, तो मुझे पता नहीं वो उनका एक्सेंट थोड़ा दूसरा होता है, मैंने एक दो पता चला, उसने पूछा इधर का, मैंने बोल दिया इधर का, तो चल भाई ले गया। फिर उसने पूछा तो सिंपल से थे, तो मैं कोशिश कर रहा था देने के आंसर्स, तो बाद में जब ख़त्म हो गया तो मुझसे बोले मुझे क्यों लाया था। लेकिन वो कमेंटेटर ने हिंदी में आपसे कहा था कि अच्छा इंग्लिश बोला। सर ट्राई करता हूँ, बट यही है कि मैं कभी शर्माता नहीं इस चीज़ में। अगर आपको जो चीज़ नहीं आती तो सामने बोल दो नहीं आती है भाई, कि ठीक है हिंदी में बात कर लो। अब हम ऐसे पाकिस्तानियों की तरह तो है नहीं कि अब आए ना, इंग्लिश आए ना आए फिर भी बोल रहे हैं, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, उसमें तो बहुत मजाक उड़ता है क्योंकि बाबर आजम और क्या ज़्यादा बोलते हैं उड़ पता ही नहीं चलता। उसमें और ज़्यादा मजाक बनेगी आपकी। इवन जब आपको पता है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप सामने से बोल दो कि हाँ मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मैं इस चीज़ में ही बात करूँगा, तो मुझे तो लगता नहीं कोई हर्ज है, कोई शर्म वाली बात है या आपको नीचा दिखाने वाली बात है, कोई नहीं, सबका अपना अपना। और आपने डेब्यू किया था, जब पहले दिन आप ड्रेसिंग रूम में थे तो आपको भाषण देने के लिए, स्पीच देने के लिए कहा था उन्होंने। अरे वो तो बहुत डेंजरस था, क्योंकि जितने भी स्टार थे सब सामने ऐसे बैठे थे, और यूवी पा ने मुझे चेयर में खड़ा कर दिया। इंग्लिश आती नहीं है, सबकी लैंग्वेज बोल नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात, ऐसे जब देख रहा था तो सारे चेहरे ऐसे थे ना कि जिनको तो टीवी पे ही देखा है। तो मैच से पहले जब मीटिंग होती है तो हमें स्पीच देनी पड़ती है, तो आपको अपने बारे में बताना पड़ता है। मैं खड़ा हुआ, मैंने भाई हिंदी में बोलूँ चलेगा? तो बोले हाँ चलेगा। 4 लाइनें मुश्किल से मुंह से निकल पाई, क्योंकि सबके सामने मुंह खुल का आ रहा था। मुश्किल से अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैंने भाई लोग आपसे जितना हो सकता है मैं उतना सीखने की कोशिश करूँगा, आगे उसके हाथ में सब, बाकी कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन एक मोमेंट है विराट को लेकर, आपको लेकर, जो हमेशा लोगों ने देखा उसको याद करते हैं। जब वर्ल्ड कप जीते, आपकी मदर आई तो उनके पाँव छुए विराट ने आगे जाके। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से विराट की, और जब मैं बात करता था मम्मी से तो विराट कभी निकलता था, हम ऐसे पूछते थे मैं मम्मी है, तो मम्मी को दुआ सलाम करके निकल जाता है, या खाना नहीं भेजा ऐसे करके बोल के चला जाता है। स्पीकर पे फ़ोन था, मम्मी से बात कर रहा था, मैं खा रहा था, बोला अच्छा एक को भेज दी दूसरे को नहीं भेजी, तो ऐसे करके बात करता था। तो मम्मी कभी मिली नहीं थी उससे सामने से, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत रेयर जाती है मैचेस में, मैच देखने के लिए। तो मुझे लग रहा है 7-8 साल के बाद तो पहला मैच देखने आए थे, दावत देनी पड़ती कि भाई आ जाओ देख लो, नहीं मैच है। तो वो चैम्पियंस ट्रॉफी की बात है, तो मम्मी गई हुई थी वहाँ पे, तो मम्मी आई ग्राउंड पे बुलाए मम्मी को, तो फिर मैं गया, तो मैंने मम्मी आई हैं, तो वो जल्दी से आया, तो वो फ़ोटो वहाँ का है। और एक और आपके दोस्त हैं ईशांत शर्मा। ईशांत ये कहते हैं कि शमी मोहम्मद को अगर रिकवरी करनी हो इंजरी से, उसको पबजी खेलने दो, उसको मटन खाने दो, नली निहारी खाने दो और सोने दो। सेम डिपार्टमेंट का जॉब है हमारा, मगर फिर भी ऐसी बात बोलता है वो। लेकिन हमारा जो बॉन्डिंग है वो एक अलग लेवल का है भाई। मैं, ईशांत या भुवनेश्वर, उमेश, मोहित, हम सारे फास्ट बॉलर जो है ना एक अलग लेवल के, बस में भी पीछे बैठते हैं, और आगे वाले इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कोच की भी कि जो पीछे आके बात कर ले हमसे। इतने शरीफ हैं हम लोग आपस में जब बात करते हैं। तो ये बाउंडिंग मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। जो हम लोगों ने एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए वो लड़ाई, वो बातें जो बोलते हैं एक दूसरे के लिए, आप सुनो तो झगड़ा ही हो जाए, वैसी बातें हम लोग ऊट पटांग बोल देते हैं एक दूसरे को। लेकिन वो जो प्यार, वो जो लगन है, मैं
हमेशा मिस करता हूँ वो चीज़। ईशांत का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो आपके बोलने के तरीके की नकल उतार रहे हैं। अब बोल रहा हूँ आपके सामने, देख लो कैसे बोलता हूँ मैं ऐसा ही हूँ और मैं चेंज नहीं होना चाहता। तो और जैसे ईशांत ने बोला है कि हाँ रिकवरी के लिए यार आपको क्या चाहिए, आपको बेस्ट खाना मिल जाए, स्लीप मिल जाए आपको रिकवरी मूड के लिए। और यार गेम तो सबको एक ना एक तो पसंद ही होगा ना किसी को, तो मेरी क्या गलती है उसमें। शमी, 2015 का वर्ल्ड कप, ये सही है कि आपको चोट लगी हुई थी, इंजरी थी, सीरियस इंजरी थी, आपको नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन आप इंजेक्शन लगा लगा के खेल रहे थे? ये हमारा ओपन डिस्कशन फिजियो और माई बाई के साथ हुआ था। जो सिचुएशन थी वो सबको पता थी, कंडीशन क्या है मेरी नी की वो सबको पता थी, क्योंकि मेरे कार्टिलेज का ऑपरेशन हुआ था, घुटने की जो हड्डी जो जॉइंट होता है उसमें क्रैक आ गया था। तो मैं टेस्ट सीरीज़ के बाद वापस आने वाला था, 4.5 महीने हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे। तो ओपनली डिस्कशन हुआ कि भाई ईशांत को पैर में चोट लगी, वो नहीं खेल पाएगा, तो एक इंसान को तो रुकना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से यही पूछा, मैंने यार मैं खेल तो सकता हूँ लेकिन मुझे ये बताओ ये घुटना बीच में तो नहीं छोड़ेगा मैच को, क्योंकि मैं कभी भी जब गेम खेलता हूँ मैं हमेशा ये शॉर्टी चाहता हूँ कि मैं गेम को बीच में ना छोड़ूँ, कि मेरी जगह कोई ना भर पाए और मैच हार जाए, वो मैं कंट्री के लिए नहीं चाहता। तो ये ओपनली बोल दिया गया था, डॉक्टर ने कॉन्फिडेंस दिया मुझे पूरा कि ये घुटना आपको बीच में नहीं छोड़ेगा। हाँ, कहते हैं 19 से 20 चीज़ ख़राब हो जाती है या 20 से 19 में अच्छा हो जाता है, तो वो 19 से 20 हो सकता है, 22-24 नहीं होगा। मैं ठीक है, फिर मैं पेन किलर लेके खेल लूँगा। लेकिन उस मैच के पहले प्रैक्टिस मैच के बाद सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि अगर हम पीछे देखते तो हमें कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा था जो वर्ल्ड कप खेलता उस टाइम पे, वो ऑप्शन नहीं था हमारे पास। और जो 4 महीने से खेल रहे थे जिनको कंडीशंस पता थी, उनमें से एक जा चुका था, दूसरा टूटा हुआ था। तो मैंने साथ के साथ गेम दवाई के सहारे और उस पेन में ही खेले हैं वो 2015 का वर्ल्ड कप, कि जो मेरा थाई का साइज़ है वही घुटने का साइज़ होता था और वो काफ से मैच कर जाता था। लाइक 50 ml के आसपास फ्लूइड निकलता था हर मैच में। तो मैं मैच खेलता था, बस होटल जाती थी और मैं अपनी कार से हॉस्पिटल जाता था, इंजेक्शन लगवाता था, होटल आता था, 3 दिन आराम करता था, चौथे दिन ग्राउंड पे जाके वापस, 5वें दिन मैच। ये मेरा पूरा शेड्यूल था। और ये का ये हाल जब अगला वर्ल्ड कप हुआ? सर पहले तो मैं इससे ही परेशान था कि 4 mm का पीस इसमें टूट के बाहर ही निकल गया था, मसल में पता नहीं कहाँ फंस गया था वो, तो वो उससे निकला था। ये बेहतर करके आया अगला वर्ल्ड कप में, ये इसका एक्लेस का हो गया। बट 2023 के वर्ल्ड कप में करम है ऊपर वाले का कि जैसा बंदा चाहता है ना कि लाइफ में मेरे साथ ऐसा हो, मेरे इस प्रोफेशन में, जैसे मैं चाहता था कि बॉल मेरी बात सुने या मेरे तरीके से चले बॉल, वो उस वर्ल्ड कप में बॉल वैसी चल रही थी जैसी मैं चाहता था। क्योंकि वो अगर मैंने सोचा बिल्कुल फ्लैट विकेट पे जहाँ पे बॉल हिल भी नहीं रही होगी, वहाँ पे अगर मैं सोच रहा था ना कि हिलेगी ये बॉल और अंदर जाएगी या बाहर जाएगी, तो वो जा रही थी वहाँ पे बराबर, जो मैं चाहता था वो बराबर हो रहा था वहाँ पे। लेकिन सेम सिचुएशन थी, डे 1 से पेन में खेलना, नमनस के इंजेक्शन लेना, क्योंकि मैं जो फॉर्म चल रहा है, जो वर्ल्ड कप जैसा आपका ड्रीम होता है कि आप चाहते हैं कि आप, मुझे तो नसीब हुआ है कि मैं कंट्री के लिए इतने सारे वर्ल्ड कप खेला हूँ, बट हमारा ड्रीम होता है कि हम कंट्री के लिए कोई एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकें या हम वर्ल्ड कप खेल सकें। तो उस फीलिंग को मैं बीच में नहीं छोड़ सकता था। तो मुझे ये पता था कि हाँ कहीं ना कहीं यार
वर्ल्ड कप जैसी चीज़ है और काश हम जीत जाएं कंट्री के लिए, तो वो बेस्ट फीलिंग होगी। इसको तो मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन क्या करें। अगर दर्द में, पेन में इंजेक्शन लगा के इतने खतरनाक बॉलिंग कर सकते हैं, अगर ठीक होते तो क्या करते आप? सर अगर ये मैच्योरिटी स्किल लेवल अगर मेरे पास अगर उस टाइम पे होता तो नो आइडिया। ये मुझे भी नहीं पता क्या होता, बट मुझे लगता है कि मैं अब से ज़्यादा तेज़ तब था जब मैं इंडिया खेलने आया था, स्पीड ज़्यादा थी उस समय। बट वो स्किल नहीं था, वो अवेयरनेस नहीं थी, वो स्मार्टनेस नहीं थी कि हाँ बॉल के साथ कैसा होता है। क्योंकि अब फिर वहीं पे बात आ जाती है, लोड घूम मैं गाँव ही पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे है नहीं ऐसा स्किल, कोई सिखाने वाला नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं है कि आप स्किल को प्योर कर सको। इवन कोच भी नहीं है, तो फिर आप क्या ही सीखोगे, आप देख देख के सीख रहे हो। आप सीखते कहाँ हैं? वसीम अकरम ने आपको कहा कि अपना रनअप छोटा कर लो, आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है, बाद में मुश्किल होगी, आपने उनकी बात थोड़ी मानी। मैं उनको पूछा था, मैंने आपके इतने से रनअप में कैसे कराते हो आप ये सब चीज़? कह रहे हैं एक 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 लेवल के बाद ना हमें छोटा करना पड़ता है रनअप। तो मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आया। मैंने हो सकता है वर्क करता है या फिर उनके लिए वर्क किया हो, उनके स्किल पे सूट किया हो, बट मेरा रनअप कभी ना तो पहले दिन छोटा था ना आज छोटा है। मैं हमेशा सेम रनअप से भागता हूँ, सेम डिस्टेंस है मेरे पास। इवन आज और ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ दौड़ने में, और आज ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। इंजरी से पहले जो मेरा रनअप था और आज के रनअप में बहुत बहुत फ़र्क है और बहुत कंफर्टेबल है। इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी ये चीज़, क्योंकि मुझे सूट नहीं कर रहा था। आपने तो डॉक्टर की बात भी नहीं मानी। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद बॉलिंग तो छोड़िए, चलना भी मुश्किल होगा। हाँ, ये इस पैर की बात है। अभी 23 के वर्ल्ड कप के बाद बड़े प्यार से गया था मैं वहाँ पे। मैंने यार हो सकता है ये टूटा ना हो, कुछ ना हो, लेकिन टूटने के साथ गला हुआ भी निकला अंदर। तो वो बोले एक काम करते हैं, पहले ऑपरेशन नहीं हुआ था, बोले इंजेक्ट करके देखते हैं अगर इससे खुल जाए तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मसल्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो इंजेक्शन लगाने से वो खुल जाती हैं। वो भी नहीं हुआ तो बोले ऑपरेशन करना पड़ा। मैंने भाई कर दो, अब ख़त्म करो इसको, इतना नहीं टान सकता मैं पेन। क्योंकि सुबह में उठने के बाद अगर मैं बाथरूम नहीं जा सकता इतनी दूर, तो फिर मुझे ऑपरेशन एक ही ऑप्शन था। उसके बाद वो जब बोले कि हाँ, मैंने कितना टाइम लगेगा, तो बोले 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको ऑपरेशन थिएटर में, उसके बाद आप शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है। तो वो थोड़ा सा वैसा था, क्योंकि स्पोर्ट्स के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ रहता है, तो वो यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहा था। तो वो बोला आपको ना 30 सेकंड में नींद आ जाएगी। तो यहाँ जब इंजेक्शन लगाया तो ठंडा ठंडा लगा मुझे थोड़ा सा। तो मैं बोलने वाला था कि मैं मरते मरते 1 मिनट तो ले ही जाऊँगा। 3 ही गिन पाया मैं, खत्म। मैंने यार 3 में मैं जब 3 सेकंड के अंदर मैं बेहोश, तो उसने ऑपरेशन किया। उसके बाद जब मुझे होश आया ना तो थोड़ा धुंधला दिख रहा था। तो बोले हम ही डॉक्टर हैं, पहचाने? मैंने हाँ। तो मैं बोला एक सवाल है मेरा आपसे, कितने दिन में मैं ग्राउंड पर उतर सकता हूँ? उसने मेरे मुंह को देखा, पैर को देखा, फिर आपको लगता है आप खेल पाओगे? मैं तो सोचा तुम चल लो पहले, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। मैंने ऑपरेशन तुमने ही किया ना, कोई और तो नहीं था? बोले नहीं। मैंने मैं खेलूँगा। तो बोले अभी तक तो ये ऑपरेशन में हुआ नहीं है ऐसा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड पर उतर सकते हैं। खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड पर उतरने की बात कर रहा हूँ वैसे। और बोला, उसने बोला कि हाँ, अगर आप ग्राउंड पे मैच खेले इस इंजरी के बाद, रिकवर करने के बाद, तो मैं आपसे मिलने इंडिया आऊँगा। मैच खेला और मुझे मिलने आया। बट आपका कॉन्फिडेंस है, आपका ये आपके गट्स हैं। अगर आप
अब अगर और आप ये जो हिम्मत नहीं हारेंगे करोड़ों तो लोग हैं, इनकी दुआएं आपके साथ हैं। सर ये सबसे पहले मेरे लिए क्या किसी के लिए भी, आप जब कोई भी प्रोफेशन या किसी में होते हैं, जब आप देश के लिए कुछ करते हैं तो सबसे पहले आपका क्राउड का, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, वो हम लोगों को ज़्यादा पंप अप करता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। एक जो सवाल ले सकते हैं। हम सभी को पता है कि आप अपने इंजरी से काफ़ी समय से रिकवर कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप वापस खेलने के लिए तैयार हैं या नहीं? यार मैं दिलीप ट्रॉफी खेल के आ गया, और क्या चाहिए मेरे से। बट जहाँ तक इंजरी का सवाल है, बहुत ही आपको पैशनेट होना पड़ेगा अगर आपको दोबारा से ग्राउंड पे आना है, क्योंकि जब कार्टिलेज हुआ या आपका एक्लेस ऑपरेशन होता है तो ये बहुत सीरियस इंजरीज़ हैं। तो आपको फोकस, पेशेंस, आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और बाखूबी मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे साथ वाले जो क्रिकेट खेलते हैं, वो बाखूबी उस चीज़ को कंप्लीट करवा देते हैं। अब देखिए, जो बात शमी ने आपको नहीं बताई वो मैं आपको बताता हूँ। इस समय मोहम्मद शमी की फिटनेस उनके लाइफ की बेस्ट फिटनेस है। उनका बॉडी फैट लोएस्ट है और ये बहुत दिनों से मेहनत कर करके बनाई है, उसको छुपा के रखा हुआ है इन्होंने। लूज पहन का है इसलिए। क्या अगले वर्ल्ड कप में भी शमी का जादू नजर आएगा? देखिए मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, मुझे लेने वाले चाहिए बस। बट होपफुली कि मेरा भी हमेशा यही रहा है कि अब जितना भी मेरा क्रिकेट कैरियर है और जितने भी गोल्स हैं आगे, वो मैं विदाउट इंजरी खेलूं, कोशिश तो वही है। और जहाँ तक वर्ल्ड कप का सवाल है, कोशिश ज़रूर पूरी करूँगा, अगर नसीब में हुआ तो ज़रूर। और अब आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर इल्जाम है कि इन्होंने जिंदगी को ठीक से हैंडल नहीं किया। शमी, आप भारत की क्रिकेट की शान है, करोड़ों लोग आपको प्यार करते हैं। यहां अभी आप देख रहे हैं कितने दीवाने हैं आपके लोग, लेकिन अपने करियर की पीक पर 2018 में आप कोच रवि शास्त्री के पास गए और आपने कहा कि मैं क्रिकेट छोड़ना चाहता हूं। बेंगलोर एनसीए की बात है। हाँ, उस टाइम पे 2015 की इंजरी हुई थी, तो उसका थोड़ा सा अप एंड डाउन इशू चल रहा था। मेरे सामने एक सिचुएशन थी कि मैं 2 किलोमीटर नहीं भाग सकता था, ये वार्म हो जाता था, इसमें स्वेलिंग हो जाती थी। टर्निंग के लिए डॉक्टर ने मना किया था, बोले आप ज़्यादा टर्निंग मत करना, जैसे यो में होता है फिटनेस टेस्ट कि आप जाके आ जाए, वो मना कर रखा था। 2 किलोमीटर मैं भागा तो मुझे स्वेलिंग आ गई। अफ़गानिस्तान का टेस्ट था शायद, हाँ, बेंगलोर में। तो मैंने, यार ये क्या ही लाइफ है, आपके क्रिकेट में मैं इंजर्ड होता हूँ, आपके डॉक्टर्स के सामने मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आप मुझसे बोलो बॉल डालना है, मैं आप कितना डलाना है, आप मुझसे बॉल डला लीजिए, जो भी है। अब ये टेस्ट मेरे नी के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। तो एक दिन पहले मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं, मैं डॉक्टर ने मना किया है, ये यो तो मैं नहीं करूँगा, आप मुझे कोई और टेस्ट दीजिए। बोले यार अभी यो का ये ऑप्शन है तो वो करना पड़ेगा। मैं तो सच है, फिर मैं क्रिकेट छोड़ दूँगा। तो वो मैंने उनको गुस्से में बोला था। तो मैच हुआ, मैच के बाद वो दोबारा से दोनों आए, भरत अरुण सर और वो, कि गुस्सा नहीं करते हैं, मुझे पता है तो कितना प्यार करता क्रिकेट से। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए कि सब एक पेज पे नहीं आ सकते, या जिसकी सिचुएशन ऐसी है उसके लिए कुछ और टेस्ट कीजिए। तो बोले गुस्सा शांत हो, तू ये वाला टेस्ट मैच मत खेल, तू अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर और फिर मैं तुझे बात करता हूँ। तो ये इस तरीके से बात हुई थी वहाँ पे। एक दूसरा वक्त आया था जब फैमिली में प्रॉब्लम्स हुए, आपकी वाइफ ने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, 498 का केस किया, पुलिस में जाना पड़ा। उस समय भी दिल टूटा था? दुख तो सबको होता है, बट लाइफ का हिस्सा है, कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हाँ
आदमी को सोचने के लिए होना चाहिए उसके पास कि हाँ साहब हमने कौन सी गलती की है लाइफ में। मैं मानता हूँ शायद मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही है, और नहीं करता ब्लेम किसी को, शायद नसीब होगा। लेकिन ये जो जब आप खेल रहे हैं तो उस पर भी फोकस चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, तो कैसे किया है दोनों चीज़ को बैलेंस? सर बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मतलब पिंच कर देने वाली चीज़ है और डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है। और जब आप इतना कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आपको दोनों तरफ स्विच करके देखना होता है, कहाँ यहाँ क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है। ऊपर से मेंटली प्रेशर आपको गेम का भी होता है। शमी, मुझे याद है उस समय आप इस फैमिली डिस्प्यूट का रास्ता बातचीत करके निकालना चाहते थे, बहुत कोशिश की थी आपने। सर ट्राई किया था, क्योंकि कोई नहीं चाहता घर में कलेश हो, कोई नहीं चाहता कि घर में प्रॉब्लम्स हों। स्पेशली जब आप कंट्री के लिए सर्विस कर रहे हो तो अनवांटेड स्ट्रेस नहीं लेना चाहेंगे। तो कोशिश ज़रूर की थी। अब ये सामने वाले के ऊपर है कि हाँ वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। नहीं करना तो ठीक है, पेशेंस रखना होगा अपने ऊपर। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, और बहुत ख़राब बातें कही गई थी। सर ख़राब चीज़ें तो बोली जाती हैं, लेकिन आजकल वो चीज़ें भी बन जाती हैं जो नहीं होती हैं। उससे सबसे बड़ा डर रहता है कि हाँ जो चीज़ नहीं है वो भी। आज तो कल तो मैं एक फ़ोटो देख रहा था, मुझे खुद को नहीं पता मैं कब गया हूँ वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें बहुत आ जाती हैं। और जहाँ तक मेरे पे तो इल्ज़ामात लगे ही हैं। मुझे लग रहा है कि लास्ट के 6-7 साल में तो शायद ही इतने तो किसी टेररिस्ट पे नहीं लगेंगे जितने मुझ पे लगे हैं। तो कुछ नहीं कर सकता इसमें मैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके साथ खेलते हैं, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सब ने पब्लिकली कहा कि शमी के बारे में ऐसी कोई बात डोमेस्टिक वायलेंस की, किसी जुल्म की, वो सही नहीं हो सकती। सर मेरे घर में स्पेशली लड़कियों को तो मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा जश्न मनाया जाता है जब बच्चा पैदा होता है घर में हमारे। तो मुझे नहीं लगता, हमने लड़के भी बॉर्न हुए हैं हमारी फैमिली में, लेकिन लड़कियां जब पैदा होती हैं तो हमारे यहाँ अलग ही एक टाइप का जश्न होता है। तो हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हाँ हम कभी किसी के अत्याचार हों। आज तक मुझे नहीं लगता मैंने कभी पापा को, दादा को या किसी को भी डांटते हुए देखा हो किसी में घर में, या कोई कलेश होता हुआ देखा हो। हमारे घर में नहीं होता है। बट ठीक है, ये चीज़ नसीब मान लो, जो होना है हो जाए, ठीक है, अब मान के चल रहे हैं उसी चीज़ को। लेकिन इसीलिए बहुत दुखी थे, इसीलिए आपने आत्महत्या करने की सोची? बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो यार, क्योंकि कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई नहीं थी। क्योंकि जब पापा ज़िंदा थे तब हम तीनों भाइयों को कुछ नहीं पता था। इवन किस बैंक में अकाउंट है वो भी नहीं पता था। तो अचानक से ये सब हो जाना और ये सब चीज़ें होना बहुत डिफ़िकल्ट था। समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा विलन बन गया कि समझ में नहीं आया क्या हुआ। ठीक है, शायद कुछ हो, बट शुक्र है ऊपर वाले का, ये लोग साथ थे, फैमिली ने साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया। आज को वो बला टली। सोचा ज़रूर, हुआ नहीं, ये शुक्र है, वरना ये सब वर्ल्ड कप मिस हो जाते हैं मेरे से। फैमिली और दोस्त तो कहते हैं कि हम जितना शमी को जानते हैं वो सोचता है, वो करके दिखाता है, इसलिए बहुत डर था। ये तो है कि अगर मुझे जिद चढ़ी तो मैं पीछा नहीं छोड़ता चीज़ का। फिर मुझे करना ही है। मैं गेम को लेकर भी वैसा ही हूँ कि अगर मुझे लगा मुझे ये करना है तो मुझे करना है, क्योंकि मैं वैसा ज़िद्दी टाइप का हूँ। बट हार्म नहीं पहुँचाता। ये हमेशा से मैं करता हूँ कोशिश कि अगर मुझे गुस्सा भी है कभी तो मैं अकेले में चला जाता हूँ, फैमिली भी नहीं आती ऊपर। मेरा हमेशा से कहीं भी रहूँ, मेरा रूम हमेशा ऊपर रहता है, जो आदमियों के एक फ्लोर के ऊपर जाना पड़े तो सब समझ जाते हैं, बोले जब ये ऊपर है तो मतलब अब ऊपर नहीं जाना है। तो प्राइवेसी भी मिलती है, शांति भी मिलती है, अपनी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फैमिली के साथ रहूँ, हमेशा टाइम स्पेंड करूँ।
अब पापा तो है नहीं, मम्मी को साथ लेके चले, यही सब है बस। तो ये जो नेगेटिव सिचुएशन थी इसको पॉजिटिव कैसे बनाया? सब इन लोगों ने बनाया भाई। तो क्योंकि जब वो थॉट आया था मेरे दिमाग में कि ये टाइम है लाइफ के एंड का, तो वो थॉट भी आया था। मैंने यार जिस चीज़ ने इतना नाम दिया, जिस चीज़ के लिए मीडिया इतना पीछे पड़ रही है, उसको छोड़ के इस जंप के चक्कर में, तो वो थॉट, वो प्यार, वो चीज़ें याद आई। सोचा चलो यार इसको छोड़ो, गेम में लगते हैं फिर। क्योंकि मैंने उन सारी बातों को स्टडी किया, एक पैटर्न देखा है। जब आप सक्सेसफुल होने लगते थे, जब अच्छा परफॉर्मेंस करने लगते थे, उसी टाइम फेसबुक पर या ट्विटर पर कोई ऐसी बात कही जाती थी जो बहुत चुभने वाली होती। हाँ, जलता है मजनू, कोई बात नहीं, होता है हमेशा मेरे साथ। अब तो आदत हो गई है यार। अब कहते हैं लोग कि बिहेवियर मेरा अलग हो गया, बट आदत हो गई है कि जब कोई बड़ा इवेंट होगा, जब अच्छा परफॉर्म हो रहा होगा, या फिर कोई अच्छी चीज़ करने जाऊंगा, तो वहाँ पे पिन पॉइंट होना ज़रूरी है। तो मैं अब मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ कि हाँ, ये मेंटलिटी सेट हो चुकी है मेरे अगेंस्ट कि हाँ ये चीज़ क्रिएट करनी है, तो आई डोंट केयर कि क्या करोगे तुम, मुझे अपने फोकस पे ही फोकस करना है कि मेरा जो एम है मुझे वहीं रखना है। तो कुछ नहीं, जो इंडियन लॉ करेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि 2023 की जिस परफॉर्मेंस का आप जिक्र कर रहे थे कि आप जैसा चाहते थे वैसा बॉल पड़ती थी, जितनी विकेट चाहते विकेट मिलती थी, और पूरी दुनिया देख रही थी मोहम्मद शमी को, मुझे लगता है वो पीक था एक तरह से एडमिरेशन का, मोहब्बत का, इज्जत का। उस वक्त आपकी वाइफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं क्रिकेट पसंद नहीं करती, शमी की बेटी क्रिकेट पसंद नहीं करती, तो ये बातें हर्ट तो करती हैं। ये सब कहने से दुनिया नहीं बदल जाती है। आप सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, बच्ची को जहाँ तक क्रिकेट का पसंद है, बच्ची जब 7-8 महीने की थी तब से टीवी देखती है, वो क्रिकेट देखती है, उसको पता है क्रिकेट क्या चीज़ है। किसी के कहने से कुछ नहीं बदल जाता, किसी के कहने से कोई विलन नहीं बन जाता। तो हमेशा मैं जो मानता हूँ, मैं तो हमेशा ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितना फाइट कर सकते हो कर लो लाइफ में, एक दिन आंखें बंद हो जानी है, यहीं रह जाना है, जो अपना हिसाब है। पब्लिक पे एक दो सवाल हम ले सकते हैं। हाँ। आपके दोस्त, आपके फैंस आपका बसा हुआ घर फिर से देखना चाहते हैं, तो आपके क्या ख्याल हैं इस पे? हर इंसान शादी करता है, फैमिली बनाता है, पैसे कमाता है, सब एक सेटिस्फेक्शन है इंसान का। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि यार लोगों को शादी का होता है, वो मेरी हो चुकी। बच्चे का होता है, बच्चा है मेरे पास। पैसे का है, वो दे ही रहा है ऊपर वाला अभी तक। अब लाइफ में एक ही चीज़ रहती है, हैप्पीनेस। वो आपकी फैमिली आपको दे सकती है, आपको जिसने पैदा किया है, उससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं दे सकता। शमी, पर्सनल लाइफ के पूरे मामले को जितनी डिग्निटी से आपने हैंडल किया है और जिस तरह से आपके जो क्रिकेटर्स दोस्त हैं वो आपके साथ खड़े रहे, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मैं प्रशंसा करूंगा कि आपने इस पूरे मामले को बहुत शालीनता के साथ हैंडल किया है। एक दो सवाल और ले सकते हैं हम। सोशल मीडिया पे आप पर बहुत सारे मीम बनते हैं, खासकर वर्ल्ड कप के बाद। मीम्स की जहाँ तक बात है, मैं एक ही चीज़, मीम्स को एंजॉय करता हूँ, और इस तरीके से एंजॉय करता हूँ कि कुछ लोगों को जलन तो ज़रूर होती है, लेकिन किसी को अगर मेरी वजह से हंसने का मौका मिल रहा है तो हंस लो। मैं वैसे उसको एंजॉय करता हूँ कि मेरी वजह से बनाओ। अगर आपको मौका मिलता है किसी अदर्स कंट्री में खेलने का, तो आप किस कंट्री के लिए खेलोगे? मैं पागल हूँ।
क्या नंबर 1 टीम है, लेकिन अगर आप नंबर 2 टीम को देखना चाहते हो तो आप किस टीम को नंबर 2 पे देखोगे? सर जितना ब्लड में पावर है यहीं खर्च करके जाऊंगा, उसके बाद घर। छोड़ने का, रिटायरमेंट का प्लान आपने डिस्कस किया है किसी के साथ? क्यों ही करना, सब अच्छा तो चल रहा है। शमी, फाइनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? आय हाय, वो गम शायद आपको भी पसंद आएगा। एक बार वर्ल्ड कप जीतना, बस यार वो हो जाए। शमी, आपसे हर तरह के सवाल पूछे, आपकी लाइफ पर, आपकी बॉलिंग पर, आपके दोस्तों पर, आपके ज़िंदगी पर। आपने कोई सवाल डक नहीं किया, कोई बाउंसर नहीं मारे, सब सवालों के सीधे सीधे जवाब दिए। आज हमने मुकदमा चलाया सुपरस्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज अनिल चौधरी के फैसले का। शमी को आपने बहुत सख्त सवाल पूछे और बहुत शांति से उन्होंने जवाब दिया। ये ग्राउंड पे इतने शांत है नहीं, बहुत अग्रेसिव है, लेकिन व्यवहार में बहुत नम्र लगे, बहुत टारगेटेड रहे, हमेशा फोकस रहे, फालतू की चीज़ें सुनी और निकाल दी। आज उन्होंने कोई नॉबॉल नहीं करी, वैसे करते हैं ये तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत काम की बताई। टीम मैन है बहुत। मेरा मानना है फास्ट बॉलिंग क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम है। बाकी सब चीज़ें भी अपनी जगह है, लेकिन फास्ट बॉलिंग में आपको हमेशा एनर्जी चाहिए और जोश चाहिए। फिटनेस इनकी बहुत बढ़िया लग रही है मुझे, मैंने इनको बहुत पहले से देखा है। और भारत के लिए बहुत ऐसे बॉलर हैं जो जिनकी जो सीम है, जिस पेस पे कह रहे हैं कम है, कम नहीं है, 140 का आसपास बॉल डालते हैं। 140 अच्छी पेस मानी जाती है क्रिकेट में, और जो उनके सीम और स्विंग है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिए और मेरे हिसाब से इनके सब इल्ज़ाम आज खारिज किए जाएं। और वेरी वेल डन, आप फिट बने रहें और नौ बॉलें ना करें। मेरे को ध्यान है एक मैच में 9 बॉल की, रसल को बोल्ड किया और वो मैच इनकी टीम हार गई, केकेआर जीत गई थी। वेल डन। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए। एक मिनट। DRS वो मेरी नो बॉल नहीं थी, वो फील्डिंग की नो बॉल थी। बिल्कुल याद, वो मेरी बॉल नो बॉल नहीं थी। मेरी लाइफ में शायद 1 या 2 नो बॉल हुई हैं। अश्विन कप्तान थे, उन्होंने सर्कल में एक आदमी कम लिया था। जी, वो मेरी नो बॉल नहीं थी, तो मैं खारिज करता हूँ। हमारी दुआ है कि मोहम्मद शमी की फिटनेस इसी तरह बरकरार रहे, वो पूरी एनर्जी के साथ खेलते रहें, देश का नाम रोशन करें, एक बार फिर भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाएं, ये उनकी तमन्ना पूरी हो। इस विश्वास के साथ आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।